हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है दोस्त राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, जो कि आप लोगों के भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, राज्य का ये नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो मैं बता दूं दोस्त, आप लोगों का जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आप लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का जो सिलेबस है उसमें भी ये आप लोगों का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये टॉपिक मेंशन है। तो दोस्त, आप लोगों को जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में, उसके पर्पज़ से भी ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और मैं बता दूं दोस्त, आप लोग की जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हुआ, लोअर पीसीएस का हुआ, उसके बाद से वीडियो का हुआ, आरओ का हुआ, लेखपाल का हुआ, ठीक है, उन सारी वैकेंसियों में भी ये वीडियो जो है मदद करने वाला है। क्योंकि दोस्त यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, वो सारे फैक्ट, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसी एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो यहाँ पर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, जो कि जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं, ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार ही माना जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार ही माना जाता है। इसके पहले एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो डीपीएसपी है, इसको भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 में रखा गया है। अगर मैं बात करूं भाग 3 में क्या रखा गया है, इसके पहले जो भाग 3 आता है उसमें क्या रखा गया, तो भाग 3 में आप लोगों का मौलिक अधिकार रखा गया है और भाग 4 में आप लोगों का डीपीएसपी रखा गया है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर भाग 4 जो डीपीएसपी है वो अगर मौलिक अधिकार है तो उसको भाग 3 में ही क्यों नहीं रखा गया? भाग 3 में क्योंकि मौलिक अधिकार है तो उसी में रख दिए होते, क्यों भाग 4 में इसको रखने की ज़रूरत पड़ी? तो मैं बता दूँ, आप लोगों का जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से जब यहाँ पर संविधान बन के रेडी हुई तो वहाँ पर जो बीएन राव थे, बीएन राव संविधान के सलाहकार थे, भारतीय संविधान के सलाहकार माने जाते हैं बीएन राव। ठीक है, तो इनके द्वारा एक सलाह दिया गया कि मतलब कि जब भारत आज़ाद हो गया और संविधान बन के रेडी हो गई तो इनके पास, इन्होंने कहा कि मतलब कि 2 प्रकार के मौलिक अधिकार यहाँ पर बनाए जाएं। 2 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है बनाए जाएं। पहला जो मौलिक अधिकार है वो तुरंत ही, जैसे कि भारत आज़ाद हुआ, संविधान बन के रेडी हुई तो तुरंत ही जो है पहला जो अधिकार था मौलिक अधिकार, उसको तुरंत ही जनता को दे दिया जाए कि ये मौलिक अधिकार आप लोगों के पास हैं। अगर इसका कोई उल्लंघन करे तो आप लोग कोर्ट में इसके लिए दरवाज़ा खटखटा सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों के इस टॉपिक से अगर रिलेटेड कोई भी मौलिक अधिकार का आप लोगों का उल्लंघन करता है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो और वहाँ पर उसकी गुहार लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो मौलिक अधिकार था, ठीक है, उसको थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे भारत में उतने पैसे, उतने संसाधन अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए इसने पूरी तरीके से जो दूसरी मौलिक अधिकार थी वो राज्य सरकार के ऊपर यहाँ पर जो है निर्भर कर दिया कि राज्य सरकार चाहे अपने हिसाब से उनके पास जो भी संसाधन हो पाए, उनके पास जैसे जैसे पैसे हो, जितने पैसे हो, उसी के अनुसार जो है ये जनता को प्रोवाइड कर सके। तो उसी को दोस्त राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं कि ये पूरी तरीके से राज्य सरकार पर निर्भर होता है कि राज्य सरकार आपको चाहे तो दे, ना चाहे तो ना दे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कोर्ट में जाके उसके लिए गुहार नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर दोस्त वहाँ पर जब भारतीय संविधान, यहाँ पर हमारा भारत आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान बन के तैयार हुई, अगर इसको मौलिक अधिकार का ही रूप दे दिए होते कि मतलब कि इसको भाग 3 में रख दिए होते मौलिक अधिकार के रूप में, तो जो भी कई लोग हैं ऐसे कि मतलब जिनको खाने के लिए अगर भोजन नहीं मिलता, चावल नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कपड़े नहीं मिलते, शिक्षा नहीं मिलती, तो वो सब भी आप लोगों का कोर्ट में जाके इसका गुहार लगाते कि सरकार हमको ये नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है। तो यहाँ पर दोस्त इसलिए यहाँ पर बहुत ही वहाँ पर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो संविधान के सलाहकार बीएन राव थे ये पहले से ही जानते थे कि ऐसा होगा, तो इसलिए इन्होंने जो है 2 प्रकार के मौलिक अधिकार को रखे। पहला मौलिक अधिकार जो तुरंत जो है जनता को प्रोवाइड हो गया, ठीक है, और दूसरा मौलिक अधिकार जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, इस मौलिक अधिकार को तो ये पूरी तरीके से राज्य सरकार पर को सौंप दिया गया कि मतलब राज्य सरकार अगर चाहे आप लोगों को देना तो दे सकती है,
ना चाहे तो नहीं दे सकती है। तो इसी के बारे में हम लोग पर्टिकुलरली इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं बता दूं दोस्त आप लोगों का, यहाँ पर नोट है, इसको देख लेते हैं। तो जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको भाग 4 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। इसका जो वर्णन है दोस्त आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसका वर्णन है। इसके पहले जो आप लोगों का मूल अधिकार है, तो वो जो है मूल अधिकार आप लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि यूएसए से लिया गया है। आप लोगों का संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, जिसको भाग 3 में रखा गया है। अब यहाँ पर राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको भाग 4 में रखा गया है, और जो मूल अधिकार है उसको भाग 3 में रखा गया है। भाग 3 में जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकार है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि डीपीएसपी है, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक यहाँ पर वर्णित है। उसके बाद से अगर बात करें दोस्त ये जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक क्वेश्चन दोस्त आप लोगों की यूपीएससी में बना था कि मतलब कि जो आयरलैंड है वहाँ पे जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान में, ठीक है, वो जो है किस देश से लिए थे? तो आयरलैंड जो था वो स्पेन से, ठीक है, वो उसने स्पेन से इस चीज़ को लिया था, डीपीएसपी को। अब आप लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि अब स्पेन कहाँ से लिया होगा? तो स्पेन ने स्वतः इस चीज़ को निर्मित किया था, डीपीएसपी को, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और मैं बता दूं राज्य का नीति निर्देशक जो डीपीएसपी है सिद्धांत है उसके जो उद्देश्य हैं, ठीक है, उसका जो उद्देश्य है, इसको बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एंड सेकंड है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है, और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ये भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है। ओके, उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। किसको? डीपीएसपी को, ठीक है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अभी मैंने पहले आप लोगों को बताया कि अगर कोई सरकार अगर ना दे डीपीएसपी में जो भी जितनी भी बातें कही गई हैं आप लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए, वो अगर ना दे, ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए आप लोग न्यायालय में नहीं जा सकते हो, ना ही न्यायालय में इस चीज़ के लिए आप लोग गुहार लगा सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन मौलिक अधिकार में अगर आप लोगों के जितने भी मौलिक अधिकार के बारे में जो भी बात कही गई है उसका कोई उल्लंघन कर रहा है, राज्य सरकार नहीं मान रही है, ठीक है, आप लोगों के मौलिक अधिकार के खिलाफ कोई चीज़ कर रही है, तो आप लोग आर्टिकल 32 के तहत आप लोग न्यायालय में जा सकते हो और वहाँ पर उस चीज़ को परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर गुहार लगा सकते हो न्यायालय में, ठीक है। तो यही यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत आप लोग यहाँ पर नहीं जा सकते हो न्यायालय में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अगर पालन नहीं हो रहा है राज्य सरकार के द्वारा तो आप लोग नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो यही यहाँ पर बात कही गई है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। ये भी क्वेश्चन बना है तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान जो है ये के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो शासन के लिए आधारभूत है, ठीक है। तो राज्य सरकार जितनी सुविधाएं प्रदान करेगा राज्य की नीति डीपीएसपी के तहत जनता के लिए, तो जनता भी देखती है ना कि सरकार जब यहाँ पर चुनाव होता है तो सरकार इसीलिए ना अलग अलग सुविधाएं प्रदान करता है जनता के लिए, ताकि जो है वोट जो है जनता हम ही को दे, मतलब कि उनका दिल जीतने के लिए ये सारी सुविधाएं प्रदान करती है, तो उसी को डीपीएसपी बोलते हैं। तो राज्य सरकार के पास जितनी भी सुविधाएं होती हैं, उनके पास जितना संसाधन हो सकता है उसी के अनुसार जो है ये पब्लिक को प्रोवाइड करती हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा सारी चीज़ों को, ठीक। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद से मैं बता दूं यहाँ पर दोस्त, इसीलिए केटी शाह थे जिन्होंने बोला कि डीपीएसपी जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। मतलब कि बैंक की सुविधा अनुसार ये पब्लिक को प्रोवाइड करवाया जाता है, कि मतलब कि अगर राज्य सरकार चाहे, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है राज्य सरकार की कि वो जनता को ये चीज़ प्रोवाइड करें या ना करें, ये राज्य सरकार पर पूरी तरीके से ये निर्भर रहता है। अगर नहीं करता है तो आप इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है कि मतलब इसके लिए आप लोग कोर्ट में जाके उस चीज़ के लिए गुहार लगा सकते हो। ये एक अलग टाइप का मौलिक अधिकार है जिसके लिए आप लोग कोर्ट में जाके गुहार नहीं लगा सकते हो, ठीक है।
तो ये चीज़ें राज्य के सुविधा अनुसार आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो बातें कही गई हैं अलग अलग आर्टिकल में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है DPSP, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग 36 से 51 तक के जितने भी आर्टिकल हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग देखेंगे आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है, तो राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा इस आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 37 में, तो आर्टिकल 37 में कहा गया है कि ये जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है DPSP, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूँ तो वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 37 में। एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्त, इसको आर्टिकल 38 को पढ़ने से पहले मौलिक अधिकार, यहाँ पर मौलिक अधिकार और यहाँ पर आप लोगों का DPSP में क्या अंतर है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्त आप लोगों का मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार ये USA के संविधान से, USA से लिया गया है, ठीक है। USA से मौलिक अधिकार को लिया गया है। उसके बाद से अगर मैं यहीं पर DPSP की बात करूँ तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ मौलिक अधिकार की दूसरे पॉइंट के बारे में, तो इसका जो वर्णन है ये भाग 3 में है, और इसका जो DPSP का जो वर्णन है वो भाग 4 में वर्णित है, ठीक है। भाग 4 में ये चीज़ वर्णित है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, मौलिक अधिकार जो है इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण आप लोग ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय है और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जो कि हमने आर्टिकल 37 में देखा। उसके बाद से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो मौलिक अधिकार है यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, मतलब कि ये व्यक्ति के अधिकार के लिए, ठीक है। और जो आप लोगों का DPSP है ये पूरी तरीके से सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, ठीक है। सरकार के ये अधिकारों को बढ़ाता है, और इसके पीछे जो है वो राज्य की मान्यता जो है प्राप्त है, ठीक है। राजनीतिक मान्यता प्राप्त है इसमें, जो DPSP है इसमें राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है इसमें जो है इसके पीछे कानूनी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। कानूनी मान्यता किसमें, मौलिक अधिकार में प्राप्त है, और DPSP में आप लोगों का सरकार की राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ओके, ये चीज़ें थी। और उसके बाद से अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, यहाँ पर मौलिक अधिकार, ठीक है, और DPSP अगर मैं मौलिक अधिकार में बात करूं तो यह अधिकार जो है मौलिक अधिकार ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, और DPSP में क्या होता है, ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होता है। ओके, ये चीज़ें थी। उसके बाद से अगर मैं बात करूं जो ये मौलिक अधिकार है ये सरकार के महत्व को बढ़ाता है, और जो DPSP है ये सरकार के अधिकारों को, ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार है ये सरकार के महत्व को घटाता है, और ये जो DPSP है ये सरकार के अधिकारों को और महत्व को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर घटता है, यहाँ पर बढ़ता है, ये चीज़ें थी। तो ये थे कुछ मौलिक अधिकार और DPSP के बीच जो डिफरेंस है वो चीज़ें मैंने देखा। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 38 के बारे में। तो आर्टिकल 38 में क्या है कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में कहा गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में आर्टिकल 38 में वर्णित है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आर्टिकल 39 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 39 3 भागों में बटा है। आर्टिकल 39 का, आर्टिकल 39 ख, उसके बाद से आर्टिकल 39 ग। तो आर्टिकल 39 क में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। मतलब कि यहाँ पर सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता और सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन जो है जनता को, पब्लिक को मिलेगी। उसके बाद से अगर आर्टिकल 39 ख के बारे में मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना है ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। मतलब कि जो पब्लिक जो मनी है, सार्वजनिक धन है, उसका स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना है ताकि सार्वजनिक हित, मतलब कि सभी लोगों के का इसमें हित शामिल हो और सर्वोत्तम साधन जो है इस हो सके। उसके बाद से आर्टिकल 39 ग में क्या कहा गया है कि धन का समान वितरण जो है, धन के समान वितरण के बारे में आर्टिकल 39 ग में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद से आर्टिकल 40 में हम लोग अगर देखेंगे, आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है, इसमें आप लोगों का आर्टिकल 40 में ग्राम
पंचायतों के संगठन के बारे में यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल 40 में। ओके, जो कि दोस्त आप लोगों का ये 73वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, 73वां संवैधानिक संशोधन आप लोगों का 1993 में जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जो कि दोस्त 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1993 में, उसमें आप लोगों का ग्राम पंचायत के बारे में बात कही गई है। ठीक है, तो यही आप लोगों का दिया है आर्टिकल 40 में आप लोगों का ग्राम पंचायत के बारे में, इसका संगठन कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में कहा गया है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्त आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 41 में आप लोगों का कहा गया है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है, एक मिनट, तो यहाँ पर दोस्त कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 41 में कहा गया है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्टिकल 42 में, तो आर्टिकल 42 में दोस्त कर्मकारों का, ठीक है, कर्मकारों के लिए जो भी निर्वाह मजदूरी जो कर रहे हैं उनके लिए दोस्त यहाँ पर काम का न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा यहाँ पर प्रसूति सहायता का उपबंध करना है। तो आर्टिकल ऐसा 42 में कहा गया है कि मतलब कि काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध यहाँ पर आर्टिकल 42 के तहत किया जाएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त आर्टिकल 43 में, तो यहाँ पर जो निर्वाह मजदूर लोग होते हैं उनके निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन यहाँ पर किया गया है आर्टिकल 43 में। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्त आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है, तो एक समान सिविल संहिता के बारे में यहाँ पर बात कही गई है आर्टिकल 44 में। ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आर्टिकल 44 में कहा गया है। तो इसको आप लोग याद कर सकते हो, 2 बार 4 है तो समान है। ठीक है, समान है तो इसलिए इससे एक समान सिविल संहिता नागरिकों के लिए, इससे आप लोग याद कर सकते हो को रिलेट करके।